चिलेटिंग एजेंट, लीजेंड्स हैविंग मोर देन आर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप आर कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट्स। लीजेंड्स के मोर देन एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप होता है, चिलेटिंग एजेंट्स होता है। तो लीजेंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। क्लियर है? इसमें कुछ बात बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ लीजेंड्स, अब ये लीजेंड्स के टाइप क्या होते हैं? एक यूनिडेंटेड एंड डाइडेंटेड, एक पॉलीडेंटेड। अब यूनिडेंटेड क्या हो गया भाई? सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम एग्जांपल है जैसे Cl-H2O और डाइडेंटेड क्या हो गया? टू डोनर एटम। यूनिडेंटेड हो गया सिंगल डोनर एटम और ये टू डोनर एटम हो गया। अब पॉलीडेंटेड क्या? मोर देन टू डोनर एटम, तो ये पॉलीडेंटेड हो गया। एग्जांपल ये EDTA, तो ये एक इनके एक एक एग्जांपल याद करिए। इसका इथेन हो गया, इथेन, और ये डायमीन, ऑक्सलेट, इथाइलिन, डायमाइन, टेट्रा एसीटेट, आयन, इसी को EDTA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो EDTA बोल सकते हो। अब सिक्वेस्टिंग एजेंट पे आ जाओ। ये सिक्वेस्टिंग एजेंट क्या है? Sequestrating agent, leads which form water soluble chelates, example EDTA, they are used to liberate or solubilize metal ion। तो ये क्या किया जाता है? ये used to, जब लीजेंड एक वाटर सोल्यूबल का चिलेट्स जब फॉर्म करता है तब हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, सिक्वेस्टिंग एजेंट को। ये क्या करता है? आर यूज टू लाइब्रेट और सोलुबलाइज, मतलब मेटल आयन को उसमें सोलुबलाइज करने का कार्य करता है ये एजेंट। तो द एजेंट विच फॉर्म वाटर सोल्यूबल insoluble chelates are used to remove the metal ion from solution by precipitation। प्रेसिपिटेशन हम पढ़ चुके हैं। तो प्रेसिपिटेशन, अब देखिए, द एजेंट विच फॉर्म वाटर insoluble chelates, जो एजेंट होता है वो क्या करता है? विच फॉर्म करता है वाटर इंसोल्यूबल चिलेट, यानी वाटर में इंसोल्यूबल, बिना अघुलनशील चिलेट्स को फॉर्म करता है, पैदा करता है। तो क्या करते हैं हम? आर यूज टू रिमूव द मेटल आयन, फिर हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं, यूज टू रिमूव द मेटल आयन फ्रॉम सोल्यूशन बाय प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन बताया था ना, जैसे क्या हुआ प्रेसिपिटेशन? एक चीज़ ऐसी जो छुपी हुई है जो हमें नहीं पता है, तो उसको जैसे हमने किसी को, चोर ने पैसे छुपाए थे तो हमने उसको दबाया और दो पीट दिया तो उसने पैसे निकाल के दे दिए। उसकी जेब में छुपे थे या कहाँ छुपे थे। तो ऐसे ही जब एक रिएक्शन में कोई चीज़ छुपी होती है, कोई मेटल आयन छुपा होता है और उसको ज्ञात करना होता है, तब इस तरीके के काम के लिए तो प्रेसिपिटेशन का वो करा और सेक्वेस्टिंग एजेंट का यूज़ किया। आ जाओ अब मास्किंग एजेंट। They act either by precipitation or by forming complexes more stable than the interfering ion EDTA complex। तो EDTA का जो इंटरफेयरिंग हस्तक्षेप है, ठीक है, ये क्या करता है? दे एक्ट करता है। मैंने इसलिए, देखिए, कुछ लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के ना हिंदी भी नहीं पता होंगे, इसलिए मैंने जहाँ पर आप अटकोगे और उसके लिए फटाफट मैंने हिंदी में भी टाइप कर दिया है। तो दे एक्ट, ये आइदर बाय प्रेसिपिटेशन, या तो प्रेसिपिटेशन, या बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस, या मोर स्टेबल, जो कि मोर स्टेबल है देन द इंटरफेयरिंग, जो उसमें इंटरफेयर कर रहा है EDTA कॉम्प्लेक्स से। ये मास्किंग एजेंट क्या करता है? मास्क, एक तरह का मास्क लगा देना, ठीक है, एक तरह का उसके ऊपर परत चढ़ा देना, एक तरह से ढक देना, उसकी खामियों को, उसकी कमियों को ढक देना, दैट इज मास्किंग एजेंट। तो ये क्या कर रहा है? फिर समझ लो, नहीं समझ में आया तो, कि ये एक एक्ट करता है आइदर बाय प्रेसिपिटेशन,
या तो प्रेसिपिटेशन के द्वारा या फिर एक कॉम्प्लेक्सेस जो फॉर्म कर देता है। देखिए, बाय प्रेसिपिटेशन, बाय फॉर्मिंग क्या, कॉम्प्लेक्सेस। क्यों मोर स्टेबल देन, किससे, जो कि हम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का घुसाव करते हैं, इंटरसेप करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं उससे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ए लिख सकते हो जैसे KCN, तो इट इज यूज्ड एज मास्किंग एजेंट ऑफ Ag2+, Cu2+, Cd2+, CO2+, Ni2+, Zn2+। अब बी आ जाओ, ट्राई इथेनोलामाइन, इट इज यूज्ड एज मास्किंग एजेंट फॉर Fe3+, Al3+ एंड Sn2+। अब आ जाओ फ्लोराइड, ये 4 हो गया Fe3+ एंड Al3+, और आयोडाइड ये हो गया 4HD। अब डीमास्किंग पे आते हैं हम। तो डीमास्किंग क्या हुआ, अभी तो मास्किंग बात करी, अब डीमास्किंग की बात करते हैं। तो दिस अनेबल टू डिटरमाइन ए सीरीज ऑफ मेटल आयन इन वन सॉल्यूशन कंटेनिंग मैनी कैटायंस। ये क्या करता है, डीमास्किंग कर देता है, उसका परत हटा देता है, उसको जो ढकाव था, जो छुपा रखा था उसने, उसको हटाने का काम करता है, पर्दाफाश कर देता है। तो डीमास्किंग एजेंट हो गया। तो ये क्या करता है, टू डिटरमाइन करता है कि ए सीरीज ऑफ मेटल आयन, जो एक मेटल आयन का सीरीज है, इन वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, जो कि काफी कैटायन, बहुत से कैटायंस लेके बैठा है, तो उसको क्या करता है, डिटरमाइन करना काम करता है, यानी उसका मास्क हटा देता है, छुपा रखा था जो। अब मेथड ऑफ डीमास्किंग क्या होगा, पीएच कंट्रोल मेथड। भाई पीएच कंट्रोल मेथड हम अपना लेते हैं, और यूज ऑफ सेलेक्टिव मेटल इंडिकेटर, जो भी हमने एक मेटल इंडिकेटर सेलेक्ट कर रखा है उसका उपयोग करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज कर लेते हैं, कोई किसी तरह का सॉल्वेंट, ठीक है। रिमूवल ऑफ एनायन को रिमूवल ऑफ एनायन से कर लेते हैं, और फिर काइनेटिक मास्किंग, और काइनेटिक मास्किंग कर लेते हैं। आ जाओ आगे, ये मेथड ऑफ डीमास्किंग लिख लीजिए। एप्लीकेशन पे आ जाओ, तो एप्लीकेशन पे हम आते हैं, और ये पूरा पेज आ गया, राइट। आ जाइए, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन ए सैंपल सॉल्यूशन। एप्लीकेशन क्या है इसकी, भाई क्या एप्लीकेशन है, अजी हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन किसका, मेटल आयन इन ए सैंपल सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन में मेटल आयन का कंसंट्रेशन ज्ञात करेंगे। टू डिटरमाइन कैल्शियम एंड लेड इन ए मिक्सचर, हम क्या करेंगे, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन सैंपल सॉल्यूशन में जो छुपा था, इसमें क्या किया, कैल्शियम और लेड को किसमें, मिक्सचर में। इसमें क्या किया, टू डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को पता लगाया। इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। टू डिटरमाइन किस लिए, द कंसंट्रेशन मेटल, दो कंसंट्रेशन मेटल है, इज एन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल का डोजेस फॉर्म में, जो ड्रग हम बनाते हैं, जो आकार देते हैं, उसको डोज देते हैं, टैबलेट फॉर्म देते हैं, या फिर कैप्सूल फॉर्म देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं, क्रीम देते हैं, जो भी वगैरह वगैरह, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू परफॉर्म द एसे, तो एनालिटिकल, जब हम केमिस्ट्री में एनालिसिस का काम करते हैं तो ये हमको परफॉर्म करता है ऐसे परफॉर्म करता है। फिर आ जाओ, यूज्ड इन एनवायरमेंटल एनालिसिस, मतलब प्रकृति का एनालिसिस में, टू डिटरमाइन बैड मेटल, बुरे मेटल जो छुपे हुए हैं उसको डिटरमाइन, पता लगाने में, जो हमारे रिएक्शन में या हमारे किसी चीज़ में आके छुप जाते हैं, घुस जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आर आल्सो एनालाइज बाय, अब कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होता है, जो आपने हर्बल में पढ़ा होगा तो उसमें ये पूरा डिटेल दी गई है, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में आपने वहाँ पढ़ ही लिया होगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आर आल्सो एनालाइज बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखो ऐसे लिखा हुआ कितना वो दिख रहा था, लेकिन जब आपने समझ लिया
जब उसको सुन लिया तो अब ये आपके लिए कितना आसान हो रहा है। और बिल्कुल ध्यान लगाइए, शांति से एक शांत वातावरण में बैठिए, बहुत आसान होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब रेडॉक्स देखिए, नाम से ही दो चीजें छुपाए बैठा है, एक रेड और एक ऑक्स। एक रेड शब्द और एक ऑक्स शब्द। तो रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। जो रेडॉक्स शब्द है ये रेडॉक्स इससे बना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म है। क्या करता है? आर यूज्ड फॉर एनालिसिस एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एनालिसिस यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर एनालिसिस किसकी एनालिसिस में? एज कंपेयर्ड, किसकी तुलना में? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होता है उसके कंपेयर में। और प्रेसिपिटेशन आप पढ़ चुके हो पिछले टॉपिक में। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन एंड द एसिड बेस रिएक्शन, दैट इज, ये दैट इज का निशान होता है, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ रिएक्शन के रूप में, एंड द एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन में, ठीक है। यूज्ड फॉर, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हुआ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या? जो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था रिएक्शन में, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन ही तो पीछे कराया था ना प्रेसिपिटेशन। तो जो उसमें एसिड बेस का जो रिएक्शन आया था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास निकल के आया था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन में, वो क्या हुआ? एनालाइज हुआ। किसमें? रिडॉक्स टाइट्रेशन में। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन भाई, एक वॉल्यूमेट्रिक के बाद हमने एसिड बेस किया, एसिड बेस के बाद फिर हमने उसका क्या किया? एसिड बेस हमारा क्या कहते हैं, एक्वस टाइट्रेशन था, अब वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गया, ठीक है। तो फिर हमने एक्वस के बाद नॉन एक्वस की क्यों जरूरत पड़ी? कुछ डिजायर्ड पार्टिकल थे जो नहीं पता लगा रहे थे। फिर उससे फिर हम आ गए प्रेसिपिटेशन में। प्रेसिपिटेशन में क्या हुआ? कुछ ऐसी चीज़ छुप गई जो हमको पता ही नहीं भाई कहाँ है, कैसे पता लगाएंगे। अब तो उसको प्रेस किया, पीट डाला, उस तरीके का एक रिएक्शन किया, एक ऐसा इंडिकेटर डाला, निकाला। फिर कॉम्प्लेक्सीमेट्री में कॉम्प्लेक्स निकाल दिया, अब ये रिडॉक्स आ गया। तो एक के बाद की एक प्रक्रिया है, तो भटकना मत, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सारी सब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ही हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन एंड द एसिड बेस रिएक्शन। तो इट टाइट्रेशन विच डील with a reaction involving oxidation and reduction of certain chemical species are known as redox titration। एक टाइट्रेशन जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर रहा है, क्या? रासायनिक अलग अलग तरह की प्रजातियां जो हैं इस केमिकल स्पीसीज, उसी को हम रिडॉक्स टाइट्रेशन कह रहे हैं। दैट इज क्लियर है, बहुत सिंपल आसान है। ऑक्सीडेशन के बारे में दो शब्द बोल देते हैं, लिख लेते हैं, लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन, अगर देखिए कुछ मेरे पढ़ाने के तरीके में या फिर मेरे वीडियो बनाने के तरीके में या कुछ उसमें कमियां हो, कुछ वो हो, आप लोग अगर सुधार करेंगे तो मेरे मित्र होंगे, तो मुझे बताएंगे, मैं कर लूँगा। अभी मेरा नया नया चालू हुआ है। अभी तक मैं मेरी वीडियो मीडिया वाले लेते थे और मीडिया वाले अपनी व्यू बढ़ाते थे। अब मैंने एक दो बार उनसे उठाया तो उन्होंने कॉपीराइट भेज दिया। तो मैं आज तक वीडियो बनाना जानता नहीं था, अब नया प्रयास किया है। तो प्लीज़ आप लोग मदद करिए, सहपाठी बनिए, मैं आपका सहपाठी बना रहूँगा। और सब्सक्राइब करिए, और मदद करेंगे दूसरे की तो आपका मदद ऊपर वाला करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को भी शेयर करें जो भाग रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, जो समझ में नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये बातें ऐसी होती हैं जो आपके एंड टाइम पे भूले हुए सवाल को भी याद दिला देते हैं कि यार उन्होंने हंसी मजाक में एक बात कही थी। वो दिमाग क्लिक कर जाती है और आप लिख जाते हो भारी से भारी वर्ड, वो एग्जाम के टाइम पे याद आ जाती हैं। वो भी तरीका बताऊंगा, एग्जाम से एक महीना पहले ऐसे कुछ क्लू दूंगा, एक बच्चा फेल नहीं होगा। आ जाओ। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनो। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू ए सब्सटेंस में। और क्या कर रहा है? या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में से, ठीक है। ये
एडिशन किस में किया? टू ए सब्सटेंस में। रिमूवल किस में किया? फ्रॉम ए सब्सटेंस। रिडक्शन में आ जाओ उल्टा, इसमें क्या हुआ? रिमूवल हुआ और एडिशन हुआ। तो रिमूवल किस में हुआ? फ्रॉम ए सब्सटेंस। और एडिशन किस में हुआ? टू ए सब्सटेंस। क्या यहां पर एडिशन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा था, यहां पर रिमूवल होगा ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां पर रिमूवल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा था, यहां एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बस जस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया। अब आ जाओ, ये बात समझ लो, ये बात समझने लायक है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये ऑलवेज अकर सिमिल्टेनियसली, एक साथ ये आपस में अपने आप चलते रहते हैं। तो हेंस द वर्ड रिडॉक्स वॉज कॉइंड। हमने इसीलिए रिडॉक्स को कॉइंड किया क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये एक साथ अपने आप अकर होती रहती हैं, मौजूद अपने आप होने लगती हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक चीज़ आपने डाला, वो आपने छाना, वापस वो सरक के चला गया, फिर उसमें मिल गया, फिर छाना, फिर सरक के चला गया, मिल गया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उल्टा आगे पीछे, उल्टा नीचे, ऐसे ऐसे अपने पे होता रहता है। फिर रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मदद करता है। तो ऑक्सीडेशन में आ जाओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पाइसिस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पेसाइस। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया रिडक्टेंट। भाई रिडक्टेंट का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि पूरा रिड्यूसिंग एजेंट लिखने से अच्छा रिडक्टेंट। अरे भैया वो दलाली करने वाला, अरे दलाल लाओ, तो शॉर्ट फॉर्म जैसे होता है, तो वैसे रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। ये एक्सेप्टर हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये डोनर हो गया। रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूस करने वाला जिसके पास रिड्यूस हो रहा है तो उसको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो तो देखिए रिड्यूस कर रहा है तो डोनर कर रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो पर मैंगनेट टाइट्रेशन, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, आयोडीन टाइट्रेशन। आ जाइए आगे चलते हैं टाइप्स में। पर मैग्नेट टाइट्रेशन, तो इसमें क्या होता है कि भाई सिंपल बात है, नाम में ही है पर मैग्नेट टाइट्रेशन, तो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट एड्स इन आइडेंटिफाइंग, हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं द रिड्यूसिंग सब्सटेंस डायरेक्टली, ठीक है, इसमें हम रिड्यूसिंग सब्सटेंस को डायरेक्टली, वाइल द ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस आर आइडेंटिफाइड इनडायरेक्टली। हमने पोटेशियम परमैंगनेट को आइडेंटिफाई किससे किया? रिड्यूसिंग सब्सटेंस से डायरेक्टली किया, और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस से इनडायरेक्टली किया। सिंपल एग्जाम्पल एक दे दीजिए कि मैंने, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आप सिंपल सा लिख लीजिए। अब आ जाओ डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट कंटेनिंग सॉल्यूशन आर स्टेबल एंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होता है, डाइक्रोमेट है ना, तो पोटेशियम इसमें यूज होगा हर जगह, ये ध्यान रखना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कंटेनिंग सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है जो कि स्टेबल है, एंड बिहेव एज, किस तरह का रुख अपना रहा है, किस तरह का रुख अपना दिखा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। भाई ये तो बड़ा तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस यही बात बोली है और कुछ नहीं लिखा है, यही इसकी डेफिनेशन है। और एक एग्जाम्पल है इसका कि जैसे ये K2Cr2 ये करके, और इस तरीके से ये हो गया।
आ जाओ, आयोडीन टाइट्रेशन। Iodine titration direct method. The titrating agent used this method is iodine. Indirect method में, डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, आयोडीन को यूज़ किया। इनडायरेक्ट मेथड में बैक टाइट्रेशन ऑफ द लाइब्रेटेड आयोडीन विद सोडियम थायोसल्फेट इज इन्वॉल्विंग इन दिस मैटर। ठीक है, कोई समझाने वाली बात नहीं है इसमें, क्लियर है। रिडॉक्स इंडिकेटर, पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस फ्रॉम पिंक टू कलरलेस एट द एंड पॉइंट। इसमें रिडॉक्स इंडिकेटर जो यूज़ होगा तो पोटेशियम ही सब में यूज़ होना है, टोटल पोटेशियम का यूज़ चलना है रिडॉक्स में, इतना ध्यान रखिएगा। पोटेशियम को ही हमने इसमें पकड़ा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या करता है, पिंक से कलरलेस, पिंक कलर से कलरलेस में एंड पॉइंट पर रंग बदल देता है। ये रिडॉक्स इंडिकेटर है। क्या करना होता है, इंडिकेटर यूज करते हैं ना हम किसी भी चीज़ को टाइट्रेशन के दौरान। एप्लीकेशन पे आ जाइए। देखिए एप्लीकेशन इसकी किस भाई किस एप्लीकेशन पे ये काम कर रहे हो आप जी, हम टू डिटरमाइन द फिनॉल। अच्छा, और टू डिटरमाइन द कैल्शियम इन लाइमस्टोन, एनालाइज ऑफ एड्रीनालाइन, analysis of isoniazid, analysis of टोकोफिरोल। अच्छा जी, अब आ जाइए, अब आपका रिडॉक्स को बाय बाय कह दीजिए। अब आते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जो कि हमारे सिलेबस का इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। एक क्वांटिटेटिव, देखिए ग्रेविमेट्रिक, ग्रेवी कितना ग्रेव है, कितना ग्रेव है, कितना वो है, देखिए ये एक अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास पे चलता है पूरा। ठीक है, ग्रेविमेट्री अपने आप में बोल रहा है, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट हो गया, मापना हो गया, और ग्रेवी मतलब एक भार, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से। दिस वर्ड इज कलेक्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तो क्या बोल रहा है, जब गुरुत्वाकर्षण बल किस बल पे, हम भाई अब अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल है तभी तो हम धरती पे गिरते हैं, और हमारा वजन के अनुसार हमारी उतनी तेजी से गिरावट होती है। तो यानी क्वांटिटेटिव, यानी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ ना ये भाई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है, तो ये कौन सा एनालिसिस है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ। क्यों, इसमें भार काउंट होता है, नाम में ही छुपा है बातें, ध्यान से पकड़िएगा। इन्वॉल्विंग वेट, अच्छा लिख तो दिया यहाँ, इन्वॉल्विंग वेट इज नॉन एज ग्रेविमेट्रिक। बस कि अब आपका इसका सिंपल सा अगर वो डेफिनेशन देनी हो तो आंसर देना हो तो आप यही बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी जी, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जी, वेट मालूम करा जाता है, खत्म बात। अब आ जाओ, in which the substance to be analyzed is converted into an insoluble precipitate। अभी समझाता हूं, बड़ा प्यारे बात बोल रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल बोल गया। इन विच सब्सटेंस को जो एनालाइज किया वो कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में। मतलब जैसे कि हमने एक दूध था, अब उसमें पानी चुरा रखा था भाई, प्रेसिपिटेट आप समझ ही रहे, पानी चुरा रखा था दूध ने, उसमें किसी ने पानी मिला दिया था, हमने 2 बूंद नींबू की क्या डाल दी, फौरन उसका जो गाढ़ा पनीरी मटेरियल है वो एक तरफ आ गया और पानी अलग हो गया। अब लाख कर लो, पानी उसमें मिलने को तैयार नहीं हो रहा, पर्दाफाश हो गया, पानी शर्मा रहा है, और वाइट जो पनीर टाइप की ग्रेवी है वो फूल के बाहर, छाती फुला के बाहर आ रही है। यही तो है, यही तो बता रहा है कि इन विच द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो दिस प्रेसिपिटेट इज कलेक्टेड, वेटेड एंड एसिड। इस प्रेसिपिटेट को हम कलेक्ट करते हैं, वेट करते हैं, एसिड करते हैं यूजिंग ए सुटेबल मेथड। ठीक है, एग्जांपल पे आ जाओ, BaCl2 H2SO4 BaSO4, इस तरह से लिख दो। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जल्दी थोड़ा चलेंगे। प्रिंसिपल क्या हो गया, लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत सिंपल से बताया, रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अब सबके बारे में, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लीजिए। लॉ ऑफ मास एक्शन और एंड रिवर्सिबल रिएक्शन,
तो इन दिस अबव रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजाइनेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेस आयन। ठीक है, आगे आ जाओ जल्दी से। फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए, इसको आप समझ लीजिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन हो कैसे रहा है भाई। इसमें रेट इक्वल टू BaCl2 और इनटू ये के इसमें कांस्टेंट ले लिया है 1 और वेयर के इज कांस्टेंट। अपोजिट फिर अपोजिंग रिएक्शन किया तो इसमें रेट इक्वल टू यहाँ पे K1 कर लिया BaSF4 का HCl का, फिर इक्विलिब्रियम पे ले गए, बताया था ना वहाँ पे इक्वल हो जाता है, तो यहाँ ले गए तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वेशन एंड अपोजिंग इक्वेशन आर इक्वल, तो इक्वल पे रख दिया दोनों को। तो ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन, जब हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया तो यहाँ पर दोनों बटे में आ गए, इक्वल टू जो बड़ा छोटा के अपोजिट छोटा K1 इक्वल टू बड़ा के, तो एज K एंड K1 आर कांस्टेंट देयर K इज आल्सो ए कांस्टेंट नॉन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, समझना के लिए सिर्फ आपको याद रखना है लॉ ऑफ मास एक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में इन विच रिवर्सिबल टाइप का एक एक्शन होता है और लॉ ऑफ मास लगाया जाता है। शुद्ध फॉर्म में ये लिख के आ जाना, अगर ये सब ना लिख पाओ भागने की जरूरत नहीं है, छोड़ के मत आना, लिख के ज़रूर आना है, पास सबको होना है। अब प्रोसीजर पे आ जाओ कि भाई क्या प्रोसीजर दे रहे हो आप। तो प्रोसीजर ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एनालाइट भाई एनालाइट या सैंपल सेलेक्टिव कन्वर्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म, सिंपल सी बात है, इनसॉल्युबल फॉर्म में, और वेइंग इग्निटिंग ड्राइंग फिल्ट्रेशन। अच्छा देखिए, हमने पहले क्या किया, एक सैंपल ले लिया, फिर उसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको फिल्टर किया, फिर उसको सुखाया, फिर उसको हल्का सा हीट किया, फिर उसका वेट किया और फिर कैलकुलेशन किया। ये हो गया आपका प्रोसीजर। ठीक है, डायग्राम के रूप में समझा दूं, समझा देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, देखिए डिफिकल्टी सोल्यूबल साल्ट इन देयर, अभी समझ में आ जाएगा, मैं समझा रहा हूं। डिफिकल्टी सोल्यूबल साल्ट इन देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल पे आ जाइए। क्या होता है प्रिंसिपल, क्या है कि हमें इसमें डिफिकल्टी होती है सोल्यूबल साल्ट इन देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अकरेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रिवेंटेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, डाइसोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। आ जाओ समझ लेते हैं अब इसको, थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं। तो पहले कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए। यस, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए स्लाइटली सोल्यूबल साल्ट इज डिक्रीज। इसमें क्या होता है, सोल्यूबल साल्ट डिक्रीज हो जाता है इफ एक्सेस ऑफ आइदर ऑफ इट्स आयन आर एडेड। ये एक इसका छोटा सा एग्जांपल है। अब टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मैं समझाऊंगा अभी, ये तीनों को एक अभी उसके मेथड में मैं भी लिखवाऊंगा, भी समझाऊंगा। ठीक है, आ जाओ टाइप्स में आ जाओ। फिजिकल ग्रेविमेट्रिक, थर्मो ग्रेविमेट्रिक, इलेक्ट्रो डिपोजिशन और प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्री। वर्ड थोड़े लगेंगे अटपटे, लेकिन समझ लोगे साधारण थे तो कुछ भी अटपटा नहीं है। फिजिकल भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं तो फिजिकल रूप में हो गया, तो फिजिकल एक ग्रेविमेट्रिक एक इसका टाइप होता है। सिंपल सी बात है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, याद हो गया, क्योंकि फिजिकल तो होगा ही ना जो काम कर रहे हो। तो एनवायरमेंटल सैंपल कैरी मैटर दैट इज फिजिकली सेपरेटेड। ठीक है, फिजिकली उसको सेपरेट कर लिया जाता है एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेटिलिटी एंड पार्टिकल साइज। ठीक है, मतलब जो उड़ने वाला होता है, जो उड़नशील होता है ना, जो वेपर के रूप में लेता है, तो इसमें क्या करते हैं, फिजिकली सेपरेट कर लेते हैं और कैटेगराइज कर देते हैं। किस बेस पर, वॉलेटिलिटी एंड पार्टिकल साइज के। ठीक, अब आ जाओ ग्रेविमेट्री पे। तो थर्मोग्रेविमेट्री इन देखिए नाम से ही थर्मो लग रहा है ना, थर्मो तो टेम्परेचर से मतलब हो गया, उसमें फिजिकल था, इसमें थर्मो डाल दिया, टेम्परेचर से मतलब हो गया। अभी इसको डायग्राम के फॉर्म में समझाऊंगा तो वो शुरू से लेकर वो जो जहाँ से मैंने आपको बोला था समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दिस टेक्निक ए सब्सटेंस इज केप्ट एट ए कंट्रोल टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है
एंड इट्स मास इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू ए टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे उसके मास को माप लिया जाता है। अब इलेक्ट्रो डिपोजिशन इन दिस टेक्निक, अभी जो आखिरी एग्जांपल दूंगा डायग्राम में, तो उसके जरिए ये और आसान हो जाएगा। इन दिस टेक्निक द इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, बहुत आसान लैंग्वेज में बनाया है मैंने नोट से, इससे आसान और क्या हो सकता है। In this technique, the electrochemical reduction and simultaneous deposition of metal ion occurs at cathode before starting the electrolysis and after the process end. The cathode is weight, ठीक है। Difference in the weight correspond to the mass of analyte that was initially present in the sample. अब आ जाइए प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्रिक, इसका चौथा टाइप हो गया। दिस टेक्निक कॉज केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ एन एनालाइट, ठीक है। केमिकल प्रेसिपिटेशन ये टेक्निक लेता है कारण। तो इन ए ग्रेविमेट्रिक मेथड प्रेसिपिटेशन इज द मेजर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बार बार जान रहे हो, भटको मत, प्रेसिपिटेशन ही मेजर केमिकल रिएक्शन था। क्या करता था, एज इट कुड बी हाईली सेलेक्टिव, ठीक है, मीन्स फॉर सेपरेटिंग, जिसका मतलब है द डिजायर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में से डिजायर्ड कंपोनेंट जो हमको, देखो क्या इसके डिजायर बहुत है, इसके स्वप्न बहुत है, जो हमने निकालना था, जो पता लगाना था, उसको सेपरेट कर लिया, यही मतलब है। तो प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्री डाल दी, बहुत आसान है, कुछ भागने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम डाला है, बहुत प्यारा सा, आप बना लीजिए, इससे और सुंदरता लगेगी, सभ्यता भी रहेगी। और देखिए हमने ये जार लिया, ठीक है। अब इसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐसे दो दो बूंद, यही हमने पढ़ा है, यही मैंने लिखवाया है, देखिए। तो मैं उसको डायग्राम के रूप में बता रहा हूँ, जिससे आपको अब पढ़ोगे दोबारा ना अपने नोट्स को, तो आपके दिमाग में अब घुस जाएगी बात, अब वो बैठ जाएगी। तो तीन तीन बूंदे डाला एजेंट को, टिक टिक टिक, यहाँ आया, तो एनालाइट इन ए सोल्यूबल फॉर्म, राइट। आ जाओ, अब क्या हुआ, ये प्रेसिपिटेट हो गया। फिर हमने क्या किया, छान लिया, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इसमें डाला, ये छाना, फिर ड्राइंग एंड इग्निशन, सुखाएंगे हल्का सा, फिर शुष्कपना रहेगा तो उसको हल्का गर्म महाट देंगे, फिर उसको क्या किया, माप लिया अंत में। बस यही काम करना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्म में लिख भी देते हैं। क्या किया, सैम्पलिंग पहले ली, फिर प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन या डाई सॉल्यूशन, फिर क्या किया, प्रेसिपिटेशन किया, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन के बाद टेस्टिंग द कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, उसको टेस्ट कर लिया हमने प्रेसिपिटेशन को। फिर क्या किया, डाइजेशन प्रोसेस डाला है या एजिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब आ जाओ पांचवा, आप खाली डाइजेशन भी लिख सकते हो। आप पांचवा जो फिल्ट्रेशन किया, फिर क्या किया, वॉश कर दिया और प्रेसिपिटेट, वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट को धो दिया, और फिर सुखाया, और फिर इग्निशन दिया, किसको, प्रेसिपिटेट को, पीपीटी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, वेइंग किया, फिर मापा वो, हाँ, और फिर उसको कैलकुलेट कर लिया। तो क्या हुआ, सैम्पलिंग, द सैंपल शुड बी होमोजीनियस एंड इन फॉर्म ऑफ पाउडर। तो सैंपल आया वो होमोजीनियस हो गया और एक पाउडर के फॉर्म में आ गया। अब प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूशन और डाई सॉल्यूशन, इसमें क्या था, ये उसी को थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं जो ऊपर लिखा है, सैम्पलिंग और ये। तो इसमें क्या किया, टेक द सैंपल इन ए बीकर एंड डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर एक बीकर ले लिया, उसमें डिस्टिल्ड वाटर में डिप्लोट कर दिया। हीट इज नेसेसरी, ही अगर नेसेसरी है तो अंटिल इट डिजोल्व कंप्लीटली। अब प्रेसिपिटेशन में आ जाओ, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज एडेड, प्रॉपर चॉइस ऑफ प्रेसिपिटेंट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइंग ऑफ रीएजेंट, ठीक है। वही बात समझा दी है थोड़ा थोड़ा सा, तो ये एक डिसेंसी हो जाती है, समझ में आना चाहिए। फिर टेस्टिंग में हमने क्या किया, दो पॉइंट हैं, आप ना भी लिखना चाहो तो मत लिखिए, ये सिर्फ लिखे रहेंगे तो आपके अंडरस्टैंड के लिए रहेगा। तो टेस्ट आपको मेन हेडिंग लिख देना जरूर है, वो वहाँ पे जैसे डायग्राम बना देना, वो कर देना। और आता है ये 5 नंबर का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आता ही आता है।
पिछले 5 साल के पेपर का भी मैंने उसमें से जांचा था। द कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज चेक्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फ्रॉम साइड एंड बीकर वॉल, वही केयरफुली टू द सॉल्यूशन with the settled precipitate, watch the effect of precipitate on solution, if no turbidity is seen at edge, जब कोई गंदगी हमको नहीं दिखाई देती तो precipitate कंप्लीट। देखो ऐसे किनारे पे दीवार पे डाला जाता है, जब वो ट्रांसपेरेंसी दिखाता है कि बिल्कुल कांच का गिलास एकदम क्लियर दिख रहा है, आप आर पार दिख रहा है, कोई यहाँ पर डस्ट वस्ट यहाँ चिपकी नहीं दिख रही, तो हमारा मामला कंप्लीट है, ठीक है। डाइजेशन में आ जाओ। डाइजेशन प्रक्रिया क्या है भाई, आपने लिखाया था, it is generally carried out at higher temperature to speed up the process, but in some cases can be done at room temperature. It is the coagulation of a precipitate into a filtrable form. अब filtration में आ जाओ, इसमें क्या क्या था, soluble in filter and precipitated is separated from mother liquor, ठीक है। मदर लिक्वर समझ गए, मदर बोर्ड होता है, मदर चीज जो उसके हार्ट होता है, जो मेन पॉइंट होता है जिसके बल पे पूरा सर्किट काम करता है, तो वैसे मेन लिक्विड जो था उसका छाड़ लिया। तो वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट आ जाओ, तो इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग स्टेप, ड्राइंग एंड इग्निशन, ठीक है, इट इज डन टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर, वेइंग एंड कैलकुलेशन द रिमेनिंग रेसिड्यू इज वेटिंग एंड परसेंटेज प्योरिटी इज कैलकुलेटेड। आ जाओ, प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, when a precipitate separates from a substance it is not always perfectly pure। जब भी हम कोई प्रेसिपिटेट को सेपरेट करते हैं किसी सॉल्यूशन से तो वो परफेक्टली प्योर नहीं होता है। देखिए इसको प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट को को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना आपको, को प्रेसिपिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, उसको मैंने वहां छोड़ दिया था, ठीक है। या फिर पोस्ट प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। आ जाइए जल्दी से, अभी खत्म है चैप्टर। तो इट में कंटेन्स वेरिंग अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट एंड कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। द कंटेमिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय सब्सटेंस विच आर सोल्यूबल इन मदर लिक्वर इज टर्म्ड एज कोप्रेटिशन। अब बताया ना, सो इट इज फिनोमिनन इन विच सोल्यूबल कंपाउंड आर रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यूरिंग, इसमें हम सोल्यूबल कंपाउंड को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड, ये नोट्स है बहुत चुन के बनाए हुए हैं, लिख लेना। तो एक एक शब्द वो बोल के लिखना, याद हो जाएगा सब। एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड, एनालिसिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्यूरेसी है, फार्माकोपियल एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ वुड एल्कोहल, एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड इन वाटर कार्बोनेट। तो आपको मैं बताता हूँ 3 मेन पॉइंट हैं, एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड, एनालिसिस रिक्वायरिंग एक्यूरेसी और फार्माकोपियल एनालिसिस। फार्माकोपियल क्या होता है भाई, फार्माकोपियम एक डायरेक्टरी होती है जिसमें हमारी गाइडेंस होती है, इतना स्टैंडर्ड लेना है, इतना ये करना है, इतने से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, वो चीज़ उसी मात्रा में करना है। अब कल को ड्रग्स एक 500 mg के टैबलेट में इतना मात्रा वो नहीं लिखेगा, तो बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि कई लोग अपने उनको नशे की आदत बनाने के चक्कर में उसमें ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे, जो लोग लेने लगेंगे उनको मज़ा आने लगेगा, उसके बगैर रहेंगे नहीं, तो नशे के आदी हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट और ये इस तरीके से फार्माकोपियल जो होती है इनकी एक अपनी डायरेक्टरी होती है जो कि जिससे कि उसका मिसयूज़ ना हो सके, तो उन्होंने उस डायरेक्टरी को यूज़ करना पड़ता है, तब हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना पड़ता है, राइट। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। 24 घंटे देखूंगा तो जल्दी से जल्दी दे दूंगा, ठीक है। अब पोस्ट प्रेसिपिटेशन, वही को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ए काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन वेयर द प्रेसिपिटेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड, ठीक है, जो अनडिजायरेबल कंपाउंड है अकर होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब हम प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन पर के बाद जो अनडिजायरेबल कंपाउंड निकलता है, किसमें से, डिजायर्ड कंपाउंड में से, जो हमको पता था, जो डिजायर्ड हमने सोच रखा था, उसी को पोस्ट प्रेसिपिटेट कहते हैं। सिंपल है, कोई बहुत भारी बात नहीं हुई। अनडिजायर्ड कंपाउंड जो निकला जिस प्रेसिपिटेशन करने से, वही होता है। बस इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होने के बाद वाला वर्ड है जो प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। रिएक्शन में रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है, जो बना रहा है एक चीज, वो कर रहा है, तो इसलिए दोनों वर्डों को क्लैश मत कर देना। टेशन पहले का वर्ड यूज होना है जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं,
तब टेशन शन लगेगा, ठीक। आ जाओ, को प्रेसिपिटेशन ए टाइप ऑफ, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए दोनों के, को प्रेसिपिटेशन और को प्रेसिपिटेशन। तो इसमें क्या है, ए टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इन विच सोल्यूबल कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन आर रिमूव ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रिमूव कर दिया जाता है। और इसमें क्या कहते हैं, इन विच अनडिजायरेबल कंपाउंड अकर, ए टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इन विच precipitation of undesirable compound occurs after the formation of precipitate of the undesirable compound, इसमें desirable compound होता है। आगे आ जाओ, डिग्री ऑफ कंटामिनेशन इज हाई, डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन इज लो। खत्म, बस ये लास्ट लिख लीजिए और सब्सक्राइब करवा देना भैया, और आगे शेयर कर देना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूरिंग द डिजायरेबल प्रेसिपिटेशन इट अकर, ठीक है, और ये इट अकर आफ्टर द डिजायरेबल प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर आयंस विद, ये एग्जांपल दे दिया कि प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर आयन विद अदर आयन ड्यूरिंग द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेशन। अब ये फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट आफ्टर द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सलेट। नमस्कार, जय माता दी, जय सिया राम।